अच्छा भाई, ये जो फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर्स हैं, पहले फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर छोड़ें, पहले तो ये नियत करें कि रोज़ाना आना होता है। अब पता नहीं सीए के अंदर आ गए हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी पार्ट बी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, कभी टेस्ट दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, बस मन के मौजी हैं, जो मर्ज़ी दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। तो भाई इस तरह तो बीए नहीं होता, तो सीए तो दूर के हुए, बीए शायद पता नहीं। तो इसको बार बार नज़र मारा करें। मिसाल के तौर पे ये जैसे डिस्क्लोजर्स हैं, तो जो फॉरेन एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं उनका नाम बताना है, उनकी कंट्री बतानी है, उनकी बेसिस ऑफ एसोसिएशन बतानी है, उनमें कितने % शेयर ख़रीदे हैं ये बताना है। अभी भी कुछ लोग नहीं देख रहे, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता इनका। लोकल एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, इनका नाम बताना है, इनकी बेसिस ऑफ एसोसिएशन बतानी है, इनमें कितने % शेयर ख़रीदे हुए हैं ये बताना है। जो सब्सिडरीज़ हैं बाहर के मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं हमारी, उनका आपने जो है वो बताना है, वो कौन है, किस मुल्क में है, कितने % शेयर ख़रीदे हुए हैं, हमारी शेयर होल्डिंग डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लिटिगेशन उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, कैपेसिटी बतानी है। अब ये बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। कैपेसिटी बतानी है और एक्चुअल प्रोडक्शन बतानी है, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल बतानी है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, भाई ना ब्लू शर्ट, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताने हैं, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताने हैं, डिविडेंड फाइनल डिस्क्लोज करना है, इंटरिम तो रिकॉर्ड होता है, फाइनल डिस्क्लोज करना है। और दो बातें और बतानी है, किस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज़ की थी डायरेक्टर्स ने, और किस ने ऑथराइज़ की थी, यानी डायरेक्टर्स ने किस दिन की थी और किस ने की थी, ये बात बतानी है। अभी तो आपके जानने वाले हजरात लाइनों में तो नहीं लगे हुए टोकन लेके, तो उनको टाइम पे अब आना चाहिए था। अब क्या किया जा सकता है, कितनी देर तक फारिग होंगे वो? हाँ, तो अब एक टोकन पे एक ही बंदा करवा सकता है ना एडमिशन। अब एक टोकन पे अगर 10 एडमिशन करवा लें तो फिर बाकी जो खड़े होंगे पीछे, उन्होंने तो यही कहना है फिर हमें तो आप टोकन ना ही देते। तो अच्छा जी, बार बार पहले बताया जा रहा था आप लोगों को बहुत जल्दी आना, बहुत जितना। हाँ, तो 6 बजे भी आए हैं लोग, आने वाले फिर आए हैं, अब क्या करें। ओके, अच्छा जी, IS 1037, हाँ जी, हाँ जी, IS 1037 निकालें। एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज सवाल एक करना है। हल्की फुल्की सी बारिश हो जाए, साथ वाला बबलू परेशान हो जाता है, मैं कैसे निकलूँगा, मेरे पे बूंदे ना पड़ जाएं। ओके, पेज नंबर 326, पेज नंबर 326 जी, इसी चलवा दें भाई, ये पेज 326 ऑन 1 जनवरी 2015, पेज 326 ऑन 1 जनवरी 2015 we entered into a non-cancelable lease contract for 2 years. Annual rental payable in arrears are ₹100 each. On 1 January 15 we realized that leased asset is of no use for entity. 1 जनवरी 15 को लीज़ शुरू की, 2 साल के लिए नॉन कैंसलेबल, साल का किराया 100 रुपये है। 1 जनवरी 15 की शाम को पता चल गया कि लीज एसेट इज़ ऑफ नो यूज़, डिस्काउंट रेट इज़
10%। अच्छा, अब आप वो जो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग होती थी ना, उस टाइप की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंट सी कैलकुलेशन मैं आपको शो कर रहा हूँ टी काउंट फॉर्म में। असल में अब लीज की एंट्रीज नहीं होंगी, प्रोविजन का अकाउंट बनेगा और ये पता चल गया हमें ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो ये हमारा 15 का साल है, ये 16 का साल है, इधर रेंटल पे करना है 100 और इधर भी रेंटल पे करना है 100। तो एनओटी का फॉर्मूला लगा के इसको डिस्काउंट करेंगे और यकम जनवरी 15 को एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट नहीं करेंगे, एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2, नहीं सॉरी, एनओटी का फॉर्मूला, मादरत, एनओटी का फॉर्मूला 1 माइनस रेज टू पावर जी। सॉल्यूशन में क्या हुआ है? अच्छा, 174। So the entry of this is expense debit and provision for onerous contract credit. जब साल गुजरेगा तो अब आप लीज वाला इंटरेस्ट नहीं समझेंगे इसको, अब आप इसको समझेंगे कि मैंने साथ साथ पेमेंट भी करनी है 100 के रेंटल की। ये डीकमीशनिंग उस तरह की नहीं है कि 10 साल 12 साल बाद इकट्ठे पे होनी है, ये साथ साथ पे होनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, आप साथ साथ अब इस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते रहें। फाइनेंस कॉस्ट 174 इंटू 10% इज इक्वल टू 70। लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड की? 174 पर। कितने पे करनी है? 200 पर। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। इट इज प्योरली अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, नथिंग एल्स। तो पहली एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन इसमें साथ साथ पेमेंट करते रहें, इस प्रोविजन में साथ साथ पेमेंट करते रहें। आपका पहला रेंट पे हो जाएगा कितना? 100 का। अब कैरी डाउन निकाल लें, कैरी डाउन 91। सबर सबर सबर, 1 मिनट बस दे दें। यकम जनवरी 16 को इससे क्या बना लें? ब्रॉड डाउन। और अब इसमें इंटरेस्ट निकाल लें, बस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते रहें। लेकिन इसमें साथ साथ पेमेंट्स भी आ रही हैं, बस ये मसला है, साथ साथ पेमेंट्स आ रही हैं। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें 91 इंटू 9, कैश पे कर दें। तो ये थी जी लीज का कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनरस हो जाए और हमें डिस्काउंट रेट भी दिया हो। अगर डिस्काउंट रेट ना दिया हो तो सबर 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 1 मिनट, अगर डिस्काउंट रेट ना दिया हो तो मैंने फिर कहा था आप एंट्री कर दीजिएगा एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 200 से, यहीं खड़े होके एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 200 से, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100 से, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100 से। कई दफ़ा सवाल में आता है इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल, तो डिस्काउंट रेट खुदा ना खास्ता नहीं देता। अगर डिस्काउंट रेट ना दे तो यहाँ खड़े होकर एंट्री कर दीजिएगा एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 200। क्यों फ़ौरन सारा रिकॉर्ड करना है? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस हो गया। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट अगले 15 साल की भी लीज लाइबिलिटीज अभी बुक कर लेता है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 200 रुपये से, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपये से, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपये से। लेकिन अगर डिस्काउंट रेट दे दे तो फिर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट वाली एंट्री प्रेजेंट वैल्यू से कर दें और फिर नॉर्मल तरीके से अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते रहें। नोट करो, वेरी सिंपल। टी अकाउंट बना लेंगे, आसान हो जाएगा बहुत। हाँ, इफ आई ऑनर वाला डेटा ना उसने नहीं दिया, क्योंकि ऑनर के केस में उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा। तो अब कैंसल की पेनल्टी भी सवाल में अवेलेबल नहीं है। तो प्रोबेबली इफ आई ऑनर में इनफ्लो 0 है, ये सारे आउटफ्लो हैं इफ आई ऑनर। अगर मैं 2 साल मौजूद, नॉन कैंसलेबल है ना, तो पेनल्टी तो फिर है नहीं।
तो इफ वेल डन, आपने अच्छा सवाल पूछा है आप, माशाल्लाह अच्छे। इफ आई ऑनर, तो इसके असरात पड़े हैं, सांस वाले गए कुतुब के जी। आउटफ्लो तो एंट्री तो वही होगी ना, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपये से। इस तरह के हज़ारों सवाल हमने करने हैं IFRS 15 में। इस कैलकुलेशन से आपने ऐसे ही यूज टू हो जाना है। डेटर क्या करेगा, 100 रुपये करके पैसे दे रहा हूँ, इस तरह के बहुत सवाल करने हैं। पहली दफ़ा की आसान सी चीज़। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी है, साथ साथ पेमेंट भी हो रही है। एंट्रीज बताएं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 174। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 17 से। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100 से। इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। ये नीचे यही एंट्रीज हुई हुई हैं। एग्जाम्पल 14 में, एग्जाम्पल 13 में ऐसा क्यों नहीं किया था? ऑन 29 दिसंबर वी एंटर इनटू अ 3-year लीज, वी रियलाइज दैट 9 लाख के पूरे रेंटल को एंट्री कर दी थी, 9 लाख के। डिस्काउंट क्यों नहीं किया था? डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं था। इफेक्ट ऑफ डिस्काउंट इज मटेरियल। तो यहाँ पे लिख लें, एग्जाम्पल 13 भी रेफर कर लें, 14A और 13 में डिस्काउंट रेट चलें जी, एक ये सवाल करने बस हमने अब, और एक फाइनल, फिर छुट्टी। पेज 401। क्वेश्चन नंबर 6। मुल्तान पेट्रोलियम operates in the oil extraction and refining business and is preparing its draft financial statements for the year ended 31 December 2016. The following information has been collected for the preparation of provisions and contingencies note. अच्छा, एक तो ये कोई ऑयल रिफाइनरी है, एक कोई एक्सप्लोजन अकर हुआ है और आपके खिलाफ केस हो गया, और एक कोई नॉन कैंसलेबल लीज है। ऐसे ही मैं ज़रा आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। अब नोट कैसे बनेगा? मुल्तान पेट्रोलियम भाई, ब्लैक मार्कर का उनको कहें, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैग में देखो पड़ा हुआ है, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/16। अच्छा जी, इधर रख दें जी। नोट का नाम, नोट नंबर 37, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, ये नोट का नाम हो गया। अच्छा, अब इसमें फॉर्मेट सारा वही होगा,
ओपनिंग बैलेंस इन प्रोविजन, expense for the year, unwinding of discount. अच्छा हाँ, एसेट में भी कुछ जा सकता है, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वो डिसमेंटलिंग वाला। और यूज का क्या मतलब, और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का क्या मतलब, इंटरेस्ट। सबर सबर सबर, एंट्रीज मुझे बता दें पहले। ये क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। सबर सबर, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, उधर ना देखें, एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, माइनस। चलें जी नोट। जी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, मेंटल तो हो गए हम, अब डिसमेंटल होने की कसर रहेगी। भाई अभी तो जवान है, आप ऐसी बताए ना क्या करें। वो तो 55 साल के बाबा जी भी कहते हैं मैं जवान हूँ अभी, तो अभी से हिम्मतें हार दी हैं। क्या कर रहे हैं अपनी जवानी के साथ, कदर करें अपनी जवानी की। नहीं, 9-10 मुहर्रम को नहीं होगी ना, तो वो 9 मुहर्रम वाली 8 मुहर्रम को हो जाएगी, और 10 वाली 11 को हो जाएगी। 11 को संडे ही होगा शायद, लेकिन नॉर्मल क्लासेस होंगी, सारी होंगी उसमें, तो हमारी अलग से नहीं होगी। अच्छा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पॉइंट नंबर ए, आ जाओ पहली रो में आ जाओ, कोई भी नहीं डर की वजह से बैठा, मेरे डर की वजह से नहीं, सेकंड रो वालों के डर की वजह से। अच्छा, उधर ही रखें, उधर ही रखें। इतनी देर में तो मुर्गी ने भी नहीं मानना। अच्छा, पढ़ें जी। A new site was acquired on यकम जनवरी 2015 and is being used as site for a new oil refinery. On यकम जनवरी 15 पिछले साल, initial preparation work was undertaken at the site at start of 15 and the oil refinery was completed and ready for use on 31 दिसंबर 15। तो फिर डेप्रिशिएट कब से करना शुरू करेंगे, एक दिन तो नहीं करेंगे, 31 दिसंबर 15 क्या डेप्रिशिएट करना, अगले साल से डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। इसकी लाइफ 25 ईयर्स है। कब से, ऑब्वियसली यकम जनवरी 16 से ही। द रीज़न इज़ कि जब एसेट रेडी होता है फिर ही उसकी लाइफ निकाली जाती है, याद रखिएगा। लाइफ उसकी उस वक्त से नहीं निकाली जा सकती जब बन रहा हो, बनने वाले अरसे में लाइफ नहीं निकाली जाती, जब रेडी फॉर यूज़ होता है तब से ऑनवर्ड्स लाइफ निकाली जाती है। तो MPL हैज़ वेल पब्लिश्ड पॉलिसी that it will reinstate any environmental damages caused by its activities. The PV of estimated cost of reinstating the environmental damages is 13 lakh for damage caused during the initial preparation work. तो ये PV of dismantling उसने दे दी है, तो ऑलरेडी PV है, तो लिखें अब कॉस्ट मिसिंग है सवाल में, कॉस्ट ऑफ एसेट मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ एसेट। PV की फ्यूचर वैल्यू भी मिसिंग है, वो तो हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट मिसिंग है।
अच्छा, द पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग इज 13 लाख फॉर डैमेज कॉज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वर्क। अब ये पीवी ऑफ डिस, ठीक है पॉज कर दो। ओके, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग वॉज 13 लाख। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग जो है तो ये कब कैलकुलेट की गई होगी? ये हमारे साल के पहले दिन या पिछले साल के आखिरी दिन? मेरे ख्याल से तो जिस दिन एसेट रेडी फॉर यूज़ हुआ होगा तो 31 दिसंबर 15 को हम एंट्री कर गए होंगे एसेट डेबिट प्रोविजन, क्योंकि 31 दिसंबर 15 को एसेट भी मुकम्मल हो गया होगा। तो ज़रा विजुअलाइज करें, जब 31 दिसंबर 15 को एसेट मुकम्मल हुआ होगा तो हमने एंट्री की होगी प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट प्लान डेबिट। तो जिस दिन प्लान डेबिट किया होगा 31 दिसंबर 15 को, साथ ही एक एंट्री साथ कर दी होगी 31 दिसंबर 15 को रात को जाते जाते प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो ये एंट्री पीवी की हो गई है। अच्छा, इसमें कोई फ्यूचर वैल्यू अब निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी। फ्यूचर वैल्यू मैं इसलिए निकालता होता था पीवी से क्योंकि वो कई सालों का सवाल होता था तो बार बार वो खेलना फिर मुश्किल होता था। अब एक ही साल का सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम नॉर्मल तरीके से चल लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी ये राय है कि इसको इसी तरह एज्यूम कर लें कि 31 दिसंबर 15 को इसकी एंट्री हो गई है प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1300 से। अब बस हमारे साथ इसको अनवाइंड करना है, इसलिए मैं शेड्यूल में लेके जा रहा हूं कि हमारे साल इसको अनवाइंड करना है। अच्छा जी, पिछले साल क्या एंट्री हुई? पिछले साल एक एंट्री हुई होगी जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है, वो एंट्री हुई होगी प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट और प्लान डेबिट। उसी के साथ एक और एंट्री हुई होगी प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट बेस्ड ऑन पीवी। तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रोविजन का, हमारे साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। वरना फिर मैं इसको एसेट में डालता। अगर इस तरह आप मुझे ना करने देते ना तो फिर मैं एसेट में डालता, एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अगर 1 जनवरी को ये एंट्री हुई होती फिर तो बेहतर है एज्यूम कर लें पिछले साल जब प्लांट डेबिट हो गया है तो प्लांट के साथ प्रोविजन भी रिकॉर्ड हो गई होगी। अच्छा, अब बस और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, डिस्काउंट रेट 8% है, तो उसी तरह जहन में लाएं जिस तरह अभी मैंने आपको करवाया, एक अकाउंट बनवाया था अभी प्रोविजन का, ब्रॉड डाउन 1300, पिछले साल का कैरी डाउन है ना, मैंने बता दिया। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म है, वो टी अकाउंट फॉर्म है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस अच्छा नो, इट इज नॉट लाइक दैट के साथ साथ कैश भी पे होगा। कैश तो 25 साल है ना, हाँ कैश तो 25 साल बाद पे होना है। तो वो जो अभी मैंने अकाउंट आपको लीज वाला बनाया था उसी तरह का अकाउंट, तो कैरी डाउन इंशाल्लाह इसका निकल आएगा। तो जिसको थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है तो साथ टी अकाउंट भी बना ले अपने रफ वर्किंग में। स्टेटमेंट फॉर्म में बता दें क्या एंट्री होगी 104 रुपए की। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। वन 140। An explosion at one of MPL's oil extraction plants on 1 जुलाई 16 हमारे साल के मिड में has led to a number of person injuries. 8 claims have been made to date and a lawyer, it is high chance that claims will succeed, तो हम हारेंगे। And an estimated cost of payout is rupees 1.5 लाख each payout, each, तो 1.5 लाख ज़रवाट। MPL made insurance claim, ये रिसीवेबल है, इसको छोड़ें अभी। MPL मेड एन इंश्योरेंस क्लेम, इसको छोड़ें। इसकी एंट्री बताएं 1.5 लाख ज़रवाट की।
ये एंट्री कर लें किताब पे, इसको पोस्ट कर देते हैं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। हाई चांस है केस सारने का, आपने बस एंट्री करते जाना है और एंट्री की फिर पोस्टिंग करते जाना है। बोले ये केस तो हमारे साल राइज हुआ है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। रिसीवेबल सब तब रिकॉर्ड करेंगे जब वर्चुअली सर्टन हुआ। MPL मेड इंश्योरेंस क्लेम टू ट्राई टू रिकवर द पर्सनल इंजरी, ट्राई टू तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ लग रहा है। द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड, हाँ शुक्र है, वर्चुअली सर्टन टू रिफंड MPL वंस द क्लेम्स हैव बीन सेटल्ड। अब पूरी अमाउंट ही जब वो सेटल होंगे तब आज पहली रो में आ जाओ, जब वो सेटल होंगे तब हम आपको पैसे दे देंगे। इसकी एंट्री बता दें जी, रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 1200 से, रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। जी बताएं भाई। वी आर वेरी अनलकी कि रिसीवेबल्स के लिए नोट में कुछ जगह नहीं है, तो बस नहीं छोड़ दें, नहीं एक्सपेंस भी इंशाल्लाह एक्सपेंस क्रेडिट में P&L में आपको करवा दूंगा, वो मेरी टेंशन है, आप छोड़ें। 1200 रुपये की एंट्री रिसीवेबल और इनकम में जानी है, वो मैं करवाऊंगा, आप इसको छोड़ें। लेकिन ये समझ लें नोट में रिसीवेबल्स की जगह नहीं है। ओहो हो, ये तो वो है एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, तो डबल एंट्री करें। ये तो वो है, वो जो डीकमीशनिंग की कॉस्ट पिछले साल एसेट अकाउंट में गई होगी, पिछले साल एंट्री होगी एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, तो ये डबल एंट्री करें ना। ये सारी डबल एंट्रीज हैं, अभी उन्होंने इसीलिए मैंने करवा दी थी। अब रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट तो कोई एंट्री बनेगी नहीं कहीं, हर वो एंट्री सिर्फ होगी जिसमें प्रोविजन अकाउंट हिट होना है। ऊपर प्रोविजन अकाउंट है ना, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट, तो ये रिसीवेबल्स की यहां ना कोई जगह नहीं है। आगे चलें बस, फिर एक्सपेंस इंशाल्लाह मैं P&L में जाके आपको सेट करा दूंगा, आप वो टेंशन ना लो। यूजर को ये एक्सपेंस शो करें, फिर P&L में जाके क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। और अगर किसी को ज़्यादा मसला हो रहा है तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसको इनकम बुक कर ले, कोई मसला नहीं, ताकि वो एक्सपेंस उधर पड़ा रहे। 2 एंट्रीज हो गई, सिर्फ कौन सी पोस्ट करनी है, जिसमें प्रोविजन का लफ्ज आए, जिसमें प्रोविजन का लफ्ज आए। MPL entered into a non-cancelable lease agreement in the पिछला साल for some office space. However, company's plans changed and the office space was no longer required. पिछला साल एक लीज एग्रीमेंट हुआ था, तो इसलिए पिछले साल जब हुआ तो पिछले साल हमने सोचा कि ये ऑफिस स्पेस अब चाहिए नहीं, लीज पे ले ली थी, फंस गए थे, लेकिन अब चाहिए नहीं। हमारे साल के पहले दिन एक करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन इसकी बना ली गई फॉर फ्यूचर आउटस्टैंडिंग रेंटल्स ऑफ 80,000 फॉर रिमेनिंग 5 years। अगले सालों के 5 साल के रेंटल्स को डिस्काउंट करके इसने 80,000 की प्रोविजन बना ली है हमारे साल के पहले दिन। अब ये बिल्कुल उसी तरह की एडजस्टमेंट है जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने की थी। अगले 2 सालों में 100 रुपया देना था, इसकी प्रोविजन बना लें इधर 174 रुपये पे, एक्सपेंस डेबिट, इसको मैं कहूँगा आ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन ऑफ 174 हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट स्टार्ट ऑफ ईयर। थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी, ऑफ फ्यूचर रेंटल, इसी तरह किया था। तो जब भी लीज्ड एसेट ऑनरस हो जाए, यानी लीज्ड एसेट ऑफ नो यूज रहे, तो MPL एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसिलेबल लीज इन पिछला साल फॉर सम ऑफिस स्पेस। हाउएवर द कंपनीज प्लान्स चेंज एंड द ऑफिस स्पेस अब नहीं चाहिए, तो साल के पहले दिन एक करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन हैड बीन मेड। साल के पहले दिन या पिछले साल के आखिरी दिन? साल के पहले दिन। अब आप मुझे बताएं, इसे ओपनिंग बैलेंस लूं या इसकी प्रोविजन एक्सपेंस में डालूं?
ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ले लूं इसको या हमारे साल इसकी एंट्री कर दूं? बेहतर है हमारे साल एंट्री कर दें। एट जकम जनवरी अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन इज मेड, इज अपीयरिंग नहीं लिखा हुआ, इज मेड। तो हुआ ये होगा कि यकम जनवरी 16 को खड़े होकर मैंने देखा होगा फ्यूचर को, यकम जनवरी 16 को खड़े होकर मैंने फ्यूचर को देखा होगा 16, 17, 18, 19, 20। तो एट यकम जनवरी हैड बीन मेड फॉर फ्यूचर रेंटल्स फॉर रिमेनिंग 5 years। इधर 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 कोई ना कोई रेंटल पे करना होगा। उस रेंटल की मैंने जैसे 100 रुपए की निकाली है, एक पीवी निकाल ली, करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन 80। इस 80 की एंट्री मुझे बताएं यहां खड़े होके क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। जैसे 100 और 100 को डिस्काउंट करके 174 की हमने एंट्री की थी एक्सपेंस डेबिट। याद रखिए जो रेंटल्स की पीवी होती है वो फौरन खर्चे में जाती है, जो रेंटल्स की पीवी होती है वो फौरन खर्चे में जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 174 ग्रो करके 200 तक चला जाता है थ्रू इंटरेस्ट। तो पीवी फौरन खर्चे में जाती है और 174 और 200 का डिफरेंस पिछले सवाल में आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में जाता है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 80 से। जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 80 से। उधर ही रखो कैमरा। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। This was based on a discount rate of 8%. अभी वो जो अकाउंट अगर बनाया था एग्जाम्पल 14A में, तो यकम जनवरी 18 को उसने पीवी खुद निकाल के दे दी 80। जब भी डिस्काउंट रेट आ जाएगा तो याद रखिएगा प्रोविजन का टी अकाउंट बेशक बना लीजिएगा और इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट करना है। अब रेंटल साथ साथ पे होते रहेंगे क्योंकि ये कोई डी कमीशनिंग नहीं है कि 25 साल बाद 30 साल बाद पे होनी है। तो इसमें रेंटल 14 ये जो एग्जांपल कराई थी सुबह आते ही, तो डिस्काउंट रेट जैसे ही आया हमें एकदम याद आया इंटरेस्ट निकालने, एंड द पेमेंट वाज मेड 15। सेवेंटी 1.4। अब एंट्रीज बता दें। नहीं 1 by 1 चले ना, अब ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 80 से। अगली एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 6.4। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। सिर्फ नोट में वो फिगर आएगी जिसमें प्रोविजन का अकाउंट यूज होगा। जिस एंट्री में प्रोविजन का अकाउंट यूज होगा वो एंट्री नोट में आएगी। जिस एंट्री में प्रोविजन का अकाउंट यूज होगा वो एंट्री
अच्छा जी, बताएं जी इसकी क्या एंट्री बनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? भाईजान 1300 की एंट्री पिछले साल हो गई थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट तो मुझे 1300 से ना कराएं, वो तो एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट हुई थी पिछले साल से। 104। अच्छा, उसके बाद इसकी एंट्रीज बताएं। इसकी 3 एंट्रीज हुई हैं। एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 6 पॉइंट, कितने से? और कोई एंट्री? देखिए डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कम से कम चलो इतना तो कर दें, वो जो 1300 की एंट्री पिछले साल हुई थी, ये मैंने आपको करके नहीं दिखानी, ये मैंने इसलिए नहीं करके दिखानी, ये पिछले साल की एंट्री है, लेकिन जो 1300 की एंट्री पिछले साल हुई थी उसको डेप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना हम। इज इट सो? मैंने कहा था प्लांट की कॉस्ट मिसिंग है, बट डी कमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू तो प्लांट में गई है ना, तो कम से कम एक एंट्री और हो सकती है, डेट इज ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलें जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। 1300 डिवाइड बाय 25, 52। अब उसने क्या मांगा हुआ है? पी एंड एल बैलेंस शीट दोनों मांगे हुए हैं, खाली पी एंड एल मांगा हुआ है। अच्छा, अब दो तरीके हैं। एक तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट है, वो जो है उसमें कोई फिगर आप भूल सकते हैं। एक तरीका थोड़ा लॉन्ग कट है, उसमें फिगर आप भूलने का चांस नहीं होगा। एक शॉर्टकट तरीका ये है कि 1200 जमा 80 और 104 जमा 6.4, ये सीधे सीधे एक्सपेंस अवेलेबल हैं, इनको उठा के वहाँ पोस्ट कर दें। लेकिन इसमें थोड़ा सा डर ये है कि आप जो है ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा और ये नॉर्मल एक्सपेंसेस में चला जाएगा। लेकिन इसमें मसला ये हो सकता है कि वो जो रिसीवेबल और इनकम की एंट्रीज़ हैं और उधर से आप फिर कोई ना कोई एंट्री मिस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट बता दिया आपको, यहाँ से भी फिगर्स उठा सकते हैं, फिर जो रह जाएंगी वहाँ से उठा लें। लेकिन मैं ज़रा यहाँ से उठा रहा हूँ एक एक करके जी। फाइनेंस कॉस्ट 104, डिप्रिसिएशन डायरेक्ट मैं बाहर डाल रहा हूँ क्योंकि डिप्रिसिएशन में मुझे और कोई चीज़ है नहीं। उसके बाद एक्सपेंस डेबिट, वो जो लोगों ने केस किया हमारे खिलाफ, कितना? 1200। एक मिनट देख तो लेना पहले हो क्या रहा है। उसके बाद ये केस रिकवर हो जाना है, मे बी प्रेजेंटेड नेट इन पी एंड एल, मे बी प्रेजेंटेड नेट इन पी एंड एल। ये फाइनेंस कॉस्ट, ये डिप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस, दिल चाहे तो इसको अदर इनकम में भी डाल सकते हैं 1200 को, बिल्कुल इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। पी एंड एल में नेट करना बाइंडिंग नहीं है, इजाज़त है। और उसके बाद एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से? ये एक्सपेंस कौन सा था? कोर्ट केस वाला। और ये एक्सपेंस कौन सा वाला है? लीज वाला। लीज का जो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितना? 80। इसमें इंटरेस्ट 6.4, बस खत्म हो गया जी। 104 प्लस 6.4 10 पॉइंट
बैलेंस शीट में फिर ज़्यादा डिटेल में ना जाइएगा। अच्छा बस पोस्टिंग देख लें उधर से। इंटरेस्ट आया 104 का, डिप्रिसिएशन आई, एक्सपेंस आया 1200 का, एक्सपेंस रिवर्स हुआ, फिर एक्सपेंस आया ये वाला, और ये प्रोविजन वो इंटरेस्ट आ गया 6.4। बैलेंस शीट में वैसे तो असूली तौर पर सारी प्रोविजंस अलग अलग जानी नहीं चाहिए, ऐसे ओवरऑल भी प्रोविजंस जा सकती हैं। कितना बैलेंस है कैरी डाउन? 2675.4। 2675.4। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में प्रोविजन 26, बाकी किसी यूज़र ने डिटेल देखनी है तो वो इधर जाके देख ले, ब्रेकअप में बनी हुई है, जैसे पीपी का पूरा कैरी डाउन आ जाता था। अच्छा एसेट्स में रिसीवेबल और पीपी भी है, पीपी फिर ये करंट में चला जाएगा या नॉन करंट में? पीपी 13 माइनस 52 और रिसीवेबल 1200। अच्छा अब डिस्क्लोज किस किस को करना है? डिस्क्लोज करते हैं, हद हो गई रिसीवेबल को, जिस एक को डिस्क्लोज नहीं करना था उसी को इसने डिस्क्लोज करवाया है। वर्चुअली सर्टन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं, एक रिकॉर्ड हुई चीज़ को भी डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोज करते हैं 3 चीज़ों को, प्रोविजन को डिस्क्लोज करेंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे, और कॉन्टिंजेंट एसेट को। डिस्क्लोज का मतलब है नेचर और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट यूज़र को अंग्रेजी में लिख के बता दें। लेकिन अब ये नहीं हम करेंगे कि नोट 37.1 लिखें और लिख के ये कहें कि इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। प्लीज़ ये नहीं करेंगे। ये इस फिक्रे का तो मतलब होता है ये डिस्क्लोज करना है। अब हम डिस्क्लोज करेंगे, अब हम नेचर देंगे, अब हम नोट में जाके नेचर देंगे। अच्छा अब बता दें मुझे कि किस किस चीज़ को डिस्क्लोज करना होता है। ये ज़रा ये खुद ही देख लेते हैं हम, इसमें क्या हमें क्या वो कुछ जल्दी है या कुछ है। ज़रा देख लेते हैं किस किस को डिस्क्लोज करना है। किस किस को डिस्क्लोज करना होता है? कॉन्टिंजेंट एसेट की अंग्रेजी बतानी होती है यूज़र को, और कुछ नहीं। और प्रोविजन को, और तो 3 बातों की अंग्रेजी लिखनी है, प्रोविजंस की, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज की, और कॉन्टिंजेंट। हमारे सवाल में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं आई कोई भी, हमारे सवाल में कॉन्टिंजेंट एसेट भी नहीं आया। एक रिसीवेबल आया है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता। डिस्क्लोज सिर्फ किसके करना है? प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट है कोई नहीं, ये 3 प्रोविजंस हैं, इनको डिस्क्लोज कर देते हैं। डिस्क्लोज कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं और लिखा हुआ दिखा रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है, आप फिर करते हैं। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, वी इंस्टॉल्ड अ प्लांट, सवाल से अंग्रेजी उठा के, एंड वी आर ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल इट आफ्टर द 30 years एंड डिस्काउंट रेट इज इतने,
देयर वाज अ कोर्ट केस अगेंस्ट अस, 8 ऑफ द पर्सन्स फाइल्ड क्लेम अगेंस्ट अस, सवाल से अंग्रेजी उठा के 8 ऑफ द फाइल्स एंड द सेइंग इट इज़ हाई चांस दैट वी विल लूज द केस, ये सारी अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है। और प्रोविजन इसमें एस्टीमेट फाइनेंशियल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी एंट्रीज हो गई हैं साथ साथ। और प्रोविजन फॉर ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज एन ऑफिस बिल्डिंग व्हिच वाज नॉट इन यूज, हाउएवर दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड, देयरफॉर इट हैज बिकम नो ऑनरस। तो 3 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है अंग्रेजी में, बताएं किस किस की अंग्रेजी लिख के आनी है? 3 चीज़ों की अंग्रेजी लिख के आनी है, प्रोविजंस की, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज की, कहाँ से उठा के? सवाल से। ये नोट 37.1, 37.2 एंड 37.3। द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेजेस रिलेट, अच्छा ये जो प्रोविजन के अगेंस्ट अगर कोई रीइंबर्समेंट है ना, तो उसकी हल्की फुल्की आप कहानी रिसीवेबल के लिख के आ जाएंगे, वो मना नहीं करेगा आपको। हल्की फुल्की प्रोविजन में रीइंबर्समेंट की कहानी सुना देनी होती है, वो प्रोविजन की वजह से सुनानी है, ना कि रीइंबर्समेंट होने की वजह से। The provision in respect of environment relate to land, the initial work taken up, so oil refinery, the company had an advertised policy that it will restore all damages caused by, the provision is based on the estimated cost of environment caused and is not likely to be paid until those are 40। चलिए यूज़र को 25 साल गिन के बता दिया। During the year an explosion at company's oil extraction plant caused a number of employees to suffer. The provision is to cover personal injury claims made by individuals। 8 भी लिख सकते हैं, 8 बंदे। The provision is based on lawyer best estimate of likely amount at which the claims can reasonably be settled. It is hoped that claims will be settled in next financial year। ये इसने अपनी तरफ से डाला है, सवाल मैंने लिखा था, ये नहीं डालना चाहिए था इसको। It is expected that full amount will be recovered from insurance company। लेकिन इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं देना कि रिसीवेबल है, और वो बस उसमें बता दिया कि प्रोविजन के अगेंस्ट रिसीवेबल में मिल जाएगा ताकि यूजर को तसल्ली हो जाए, मिल जाएगा। The company has an obligation in respect of office space that is not being utilized by the company। The outstanding lease liability at year end was, ये ऐसी बोंगी मारी इसने, 71,400। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बताने की जब सारा उधर अवेलेबल है, तो ये वहीं से उठा के आप लोगों ने लिखना है बस सवाल से, तो ये नोट की दुम बनेगी। चलें जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9, फाइनल अकाउंट। अच्छा, इस तरह का सवाल है क्वेश्चन 5, कभी करना हुआ आप लोगों ने 5-7 मिनट लगा के, बेशक आज ही कर लीजिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 जी, इसी पेज पे। जी बताएं भाई, कौन सा सफ़ा है पास पेपर क्वेश्चन 9 का? इधर किधर है फाइनल अकाउंट्स? भाई ये इतना सा पार्ट आप चढ़वा दो, बस ख़त्म करो उसको, कार्ड